ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि बाकी दुनिया के कांटेक्ट से उसको अलग रखा गया है, ठीक है। हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, तो बाबू एक मेटेलिक स्फीयर हम लोग लेते हैं जो हॉलो है, तो हॉलो होने का मतलब होगा कि अंदर से खोखला होगा, ऐसा खोखला टाइप का होगा, बोलो जल्दी, ये उसका मटेरियल होगा, है कि नहीं, अब बोलिए ना। अच्छा, इसको आइसोलेट करके रखना है, तो हम इसको किसी आगे पढ़िए ना, लिखा होगा मेटल स्फीयर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी ये इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया। एंड सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, इसको ना किसी इंसुलेटर के बने हुए स्टैंड पे ऐसे रखा है, लकड़ी उकड़ी होगा, प्लास्टिक ये सब का स्टैंड होगा, ठीक है। A small amount of negative charge is suddenly placed at one point P। अच्छा, एक छोटा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को किसी P पॉइंट पे हमने लाके सडनली प्लेस कर दी है, ये मान लो कि हमने ऐसा रख दिया, ठीक है। कहता है on this metal sphere if we check on this excess negative charge a few seconds later what will we will find one of the following possibilities। आप बताइए इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगी। कॉन्सेप्ट समझे आप? ये आप क्वेश्चन समझे, आप ये कहना क्या चाहते हैं? हाँ, एक पॉइंट पे हमने लाके कुछ नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करिए, पहले ऑल द एक्सेस चार्ज रिमेन राइट अराउंड पी, सारा चार्ज पी पर होगा। अच्छा, ये कब होता? अगर ये कोई इंसुलेटर का बना हुआ स्फीयर होता तो हम जहां चार्ज देते चार्ज वही रह जाता, तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन इंसुलेटर के लिए, लेकिन ये कंडक्टर है तो ये गलत हो जाएगा। अगला बोलता है the excess charge had distributed itself evenly। evenly का मतलब हुआ कि एकदम बराबर तरीके से, ऐसा ना कि कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है, वेरी गुड। over the outside surface of the space, सिर्फ आउटर सरफेस पर ही आपको देखने को मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। और एकदम इवनली का मतलब हुआ कि ज्यादा कम नहीं, बराबर अमाउंट में। तो बताइए आपको ये ठीक लग रहा है? क्या किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो सिर्फ आउटर सरफेस पर जाता है? एकदम ये हमने देखा है। और चूंकि एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो चार्ज का बंटवारा भी एकदम सिमेट्रिकल होगा, तो हमको ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे, हो सकता है कहीं इससे भी खूबसूरत आंसर कुछ मिले हमको। तो अभी इस पर हम लोग डॉट लगा के आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक्सेस चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इनसाइड एंड आउटसाइड द स्पेस, अंदर के सरफेस पे भी जाएगा और बाहर के सरफेस पे भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमने देखा है, देख लो। खाली कहाँ जाएगा? तो ये सब एक दूसरे को रिपेल ना करते हैं, रिपेल करके आउटसाइड सरफेस पे जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, इसको तो काट हटाएंगे। मोस्ट ऑफ द चार्ज इज स्टिल एट पॉइंट पी, कह रहा है कि ज्यादा चार्ज यहाँ रहेगा, थोड़ा बहुत चार्ज इधर उधर फैलेगा, ऐसा होगा क्या? हाँ, लिखा हुआ बात मास। अभी हमसे पूछेंगे कि सर बताइए 11th का क्लास कब से शुरू हो रहा है? नाम लिखा है बदमाश, ठीक है। ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द चार्ज इज स्टिल एट पॉइंट पी, ज्यादातर चार्ज यही रहेगा, थोड़ा बहुत चार्ज इधर उधर फैलेगा ना। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा पता है कब होता है? जैसे मान लो कि घर में 5 बच्चे हैं, कोई मेहमान आता है अब 500 रुपया दे के जाता है, तो सबको थोड़े देता है, कुछ सबसे बड़ा होता है उसको दे देता है कि 500 लो, बंटवारा कर लेना। तुमको क्या लगता है? बराबर बराबर बांटता है, किसी को 20 रुपए देगा, किसी को 50 रुपए देगा, किसी को 100 देगा, 200-300 अपने हड़प लेगा। तो मांगने पर क्या बोलेगा? हम इतना भी दे रहे हैं, हम तो मिला रहे। तो आदमी होता तो ऐसा होता कि हमको चार्ज मिला है तो ज्यादा हम रखेंगे, थोड़ा बहुत हम इधर उधर बांटेंगे, लेकिन ये आदमी नहीं है, कंडक्टर है कि नहीं? तो इसमें ऐसा नहीं होगा, चार्ज का बंटवारा एकदम बराबर अमाउंट में होगा। तो ये भी अच्छा आंसर हमको तो नहीं लग रहा है। देयर विल नो एक्सेस चार्ज लेफ्ट ऑन द स्फीयर। थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे तो पता चलेगा कोई चार्ज नहीं है, ऐसा होगा क्या? अच्छा बताइए ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब ये स्टैंड किसका बना होता है? कंडक्टर।
चार्ज। ये स्टैंड अगर कंडक्टर का होता तो जैसे ही चार्ज देते सारा चार्ज इसके थ्रू कहाँ चला जाता, सर्किट में चला जाता ना। तो मेरे हिसाब से सबसे सही आंसर अभी क्या था, यही रहेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है comb run through one's dry hair attract small piece of paper. This is due to कंघी को सूखे बाल से रगड़ के जब हम कागज के टुकड़ों के सामने लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, तो बताइए क्या इसका सही आंसर है? कॉम्ब इज अ गुड कंडक्टर। लोहा का कंघी यूज करते हो? नहीं करते, नहीं तो गलत हो गया। पेपर इज अ गुड कंडक्टर, पेपर कंडक्टर है। अगला है ये खाली द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज फॉर्म। याद है, देखा था हम लोगों ने कि कैसे सामने कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट रखने से एटॉमिक लेवल पर पोलराइजेशन हो जाता है। पहले एटम्स ऐसी होती थी, अब एटम्स ऐसी हो जाती है। याद है? हाँ ठीक है, तो ये सबसे खूबसूरत आंसर है। वो एटम्स को पोलराइज कर लेगा और उसके बाद अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि द कॉम्ब possesses मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। नहीं आता है, गलत हो गया। तो सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, बोल रहा है जेईई में 2013 कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। और मैंने आपसे दो लोगों का डायमेंशनल फार्मूला याद करने को कहा है, पूनम बताएगी। हाँ, कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? कौन बताएगा फोर्स का डायमेंशन? जी काहे के लिए रहा है? ठीक है, बैठो। इधर से पीछे से। लास्ट बेंच कोई, सेकंड लास्ट बेंच कोई नहीं। थर्ड, हाँ बोलो। एम एल टी माइनस, और तुम ही बता दो एनर्जी का। एम एल टू टी माइनस, एकदम याद रखिए। अगर ये दो याद रहा तो किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा हम इनकी सहायता से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। तो हमसे किसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है? एप्सिलॉन नॉट करने के बाद तो हम लोग खोजेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या किसी फोर्स या किसी एनर्जी के फार्मूले में आता है? एकदम आता है, पढ़ा है हम लोगों ने। फोर्स का एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर रखिए, फोर्स को ले जाइए नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई और f और बराबर में q1 q2 डिवाइडेड बाय कितना r स्क्वायर। चलिए डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट का। तो सबसे पहले ये बताइए, आपको 1/4 पाई का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, फिर आपको किसका? फोर्स का लिखना होगा, बोलो बाबू। फिर आपको लिखना होगा q1 का, फिर आपको लिखना होगा q2 का, फिर आपको लिखना होगा r का, और करना होगा उसका स्क्वायर। समझ रहे हैं? अरे इसमें और इसमें बस हुआ इतना सा है कि मैंने हर क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। अब आप बताइए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको लिखना है तो 1/4 पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा? नहीं होगा। इसका मास में भी डायमेंशन होगा 0, लेंथ में भी 0, टाइम में भी। ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे m0 l0 d0। और बाबू किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 × 1 × 1 तो 1 ही रह जाएगा। तो मिला जुला के 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन 1/, और फोर्स का तो लिखेंगे ना, याद किया है mlt। ए बाबू चार्ज है रे, चार्ज का तुमको याद होगा AT। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम होता है ना। चार्ज इज अ derived physical quantity and derived with the help of current and time। तो AT होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो Q2 भी तो चार्ज ही ना है, तो इसका भी क्या होगा? AT ही होगा। और बच्चों R डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, एंड लेंथ इज डिनोटेड बाय L, और ये हो जाएगा L का स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला होगा, m ऊपर जाएगा, m का पावर कितना है? L और L का स्क्वायर, L का क्यूब बनेगा, और L का क्यूब ऊपर जाएगा तो L का पावर -3। ये बताइएगा dt 2t सॉरी t स्क्वायर, और ये t टू द पावर -2 ऊपर जाके बनेगा t टू द पावर 2। अब पहले से t टू द पावर 2 है तो t टू द पावर 4। अच्छा और कुछ है क्या? a का स्क्वायर। चलिए ये होगा आंसर। बताइए कोई है जो मैच कर रहा है? कौन सा वाला?
डी बोल रहे हो? डी बोल रहे हो? अच्छा सही बोल रहे हो। m का पावर -1 l का पावर -4 है ये। तो आप बताइए क्या ये रटने वाली चीज है? इसी कीमत पर नहीं रटा सकता है। एगो दो को रट लेंगे, अभी कई सारा फिजिकल क्वांटिटी हमको आगे मिलेगा। तो रटना बस दो का है, फोर्स का और एनर्जी। छोटा मोटा चार्ज वार्ज का तो आना चाहिए ना, छोटा मोटा चार्ज वेलोसिटी सब तो ऐसे ही पता रहता है हमको। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बोलिए दोबारा समझाऊं क्या? हाथ उठा दीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कहता है किससे ये बना है? ठीक नहीं, तुम कॉपी लेके आई? हाँ बना है, इसमें नहीं है, घर पे है। नहीं, टू पॉजिटिव आयंस है। क्या है? पॉजिटिव आयंस है। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दो को पॉजिटिव आयन क्या बोलते हैं? ईच कैरिंग अ चार्ज कितना? Q एंड Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना बाबू? E। देखिए सबसे पहले तो यही करना होता है कि क्वेश्चन ने जो कुछ कहा है, एक बार में पूरा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा जाता। एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक बार में पढ़ के हमको नहीं समझ में आएगा क्या क्या दिया हुआ है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़िए, ड्रॉ करिए, ताकि हमको फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो दो को पॉजिटिव आयन बोला तो फटाक फटाक मैंने दो को PQ लगा दिया। दोनों पे चार्ज Q है, Q लिख दिया। बीच का सेपरेशन D है, वो भी देखिए लिख दिया मैंने ना। If F is the force of repulsion between the ions, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है? F है। The number of electrons missing from each ion will be, अच्छा आपको बताना है इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो पहले तो ये बताओ कि पॉजिटिवली चार्ज इसको किया कैसे गया होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल के ना पॉजिटिवली चार्ज, तो यही पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। वेरी गुड। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन निकाला गया, कितना? उसी n की वैल्यू आपको बतानी, और हम जानते हैं Q बराबर कब हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप तो बस फोर्स का फॉर्मूला लिखिए। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन बाबू Q1 Q2 बाई R। तो आप बताइए Q1 की जगह पे भी Ne और Q2 की जगह पे भी Ne, तो Ne का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई T स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो बाबू, तुमको निकालना है ना है, इन लोगों को इधर ट्रांसफर करो तो इधर बचेगा Ne का होल स्क्वायर बराबर F इंटू F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। चल गया इधर। अच्छा अब क्या किया जाए? इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर E स्क्वायर ना। चलिए यही पे हम लोग लिख लेते हैं। अरे स्क्वायर दोनों को दे दो तो क्या बन जाएगा? n स्क्वायर E स्क्वायर। हमको n ना निकालना था, तो E स्क्वायर को नीचे लेके जाएं। तो आप बताइए n स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, और n स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा। तो यही पे हम लोग कर लेते हैं ऐसा। कोई ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर। तो इस एक क्वेश्चन में दो कांसेप्ट था। कौन कौन सा? एक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर Ne और दूसरा था कूलम्ब लॉ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बोलो, बहुत भारी क्वेश्चन था ये। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हिम्मत करोगे सब बनता है। ठीक है, ये AIPMT जो नीट हो चुका है 2010 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विथ नेट चार्ज कितना Q exert a force of magnitude F on each other। चलिए लिखते हैं। दो ऑब्जेक्ट है छोटे छोटे, दोनों पे चार्ज कितना है? Q है। अच्छा बीच का सेपरेशन नहीं ना दिया है तो छोड़ देते हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं? F फोर्स लगा रहे हैं, वो लिख लेते हैं हम लोग। हाँ आगे कहता है we replace one of the object। अच्छा हमको एक ऑब्जेक्ट को इसमें से रिप्लेस करना है, तो तुम बताओ इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, इसी को कर लेते हैं। चलिए ठीक है। with another whose net charge is 4Q। अच्छा मना भाई इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं कितना? 4Q लिखने वाले हैं, बाकी इसको उतना ही रहने देना है। लेकिन एक और बात कहता है कि we move the plus Q and plus 4Q।
ये जब इसको 4q से रिप्लेस कर दोगे तो जो दो चार्ज मिला तुमको, एक 4q मिला और एक q मिला, उनको मूव करना है टू बी 3 times as far apart as they were। इसका मतलब हुआ 3 गुने डिस्टेंस पे उसको मूव कर देना है जिस डिस्टेंस पे वो पहले थे। तो मान लीजिए पहले वो 8 डिस्टेंस पे थे, तो अब इनको रखना है किस डिस्टेंस पे, इसलिए यार पे थोड़ा डिस्टेंस मैंने बढ़ा के दिखा दिया। क्या लैंग्वेज पढ़ के आप इतना समझ पाएंगे कि एगो चार्ज को रिप्लेस कर देना है, अब बीच का डिस्टेंस बढ़ा के 3 गुना कर देना है। तो बोल रहा है अब नया फोर्स इन लोगों के बीच में क्या लग रहा होगा, तो इसको F डैश और इसको भी F डैश बोलते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आप यहाँ F की वैल्यू बताइए कितनी होगी, K Q1 Q2, तो Q1 Q2 मिलके तो Q स्क्वायर ही ना होगा, समझ में आई बात। यहाँ पर बताइए F डैश की वैल्यू कितनी होगी, K तो 4Q इंटू Q, अरे तो 4Q स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, 4Q इंटू Q, 4Q स्क्वायर हो गया ना, हाँ, और डिवाइडेड बाय कितना बच्चा, तो 3R का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, K Q1 Q2 बाई R की जगह 3R है, क्या करेंगे तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ से हमको क्या मिला, तो 4 तो बाहर निकला और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, अरे बोलो, और ये हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आप बताइए K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर को, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर को हम लोग F लिख सकते हैं, तो F डैश इज इक्वल्स टू हो गया 4/9 इंटू कितना F, 4/9 इंटू F। कोई ऑप्शन जो मैच कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर, ये इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2010 का क्वेश्चन था। जा, ये आसान नहीं था क्या, आसान नहीं था क्या, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे पढ़ाई चल रहा है तभी अभी इंटरवल हुआ है। भारी, ये भारी क्वेश्चन था। चलो अब एक और चीज सुनो मेरी बात। जो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, वो 720 में 720 लाने वाला, वो लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है आप जानना चाहेंगे? हाँ बाबू, वो लोग ना वो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखता है। और आपको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आता है क्या? यस सर। क्या है कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई लिखा हुआ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या B, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम B को 2 गुना बढ़ाएंगे तो A भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? चलो अगर हम B को 4 गुना कम करेंगे तो A भी 4 गुना कम होगा। ये कॉन्सेप्ट सही है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या कॉन्सेप्ट है? A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो इसमें है कि अगर B को 2 गुना बढ़ाओगे तो बाबू A जो होगा वो 2 गुना ही, लेकिन कम नहीं। एक जितने गुना बढ़ता है दूसरा उतने ही गुना कम। क्या बोलते हैं? अच्छा है बाबू, अगर हम B को 4 गुना कम करें तो B को कम करोगे तो A 4 गुना ही बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और बात बताइए, अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, इसका क्या मतलब? सर अगर हमने B को, किसको? B को मान लीजिए 3 गुना बढ़ा दिया तो पहले तो ये बताओ कि ये बढ़ेगा कि घटेगा? डायरेक्टली का मतलब तो यही हुआ कि बढ़ेगा, लेकिन कितने गुना बढ़ेगा? तो इसको 3 गुना ना बढ़ाएंगे तो A जो होगा वो 3 का स्क्वायर का मतलब कितना? 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। आप बताइए B को अगर आप 5 गुना कम करते हैं, B को 5 गुना कम करते हैं तो बताइए A का क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 गुना में बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। हाँ, B कम हुआ है तो A भी कम होगा, लेकिन कितने गुना कम होगा? 25 गुना कम हो जाएगा। चलिए ये बताइए, तो अगर हम A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का स्क्वायर कर दें, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का स्क्वायर कर दें, तो बताओ B को अगर हम 4 गुना बढ़ाते हैं क्या करते हैं? बताइए A का क्या? तो B का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो B को अगर 4 गुना बढ़ाओगे तो A 16 गुना कम हो जाएगा ना, एक बढ़ेगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है। हाँ
और बताओ सब लोग यहाँ तो बी को अगर मैंने 9 टाइम्स कम कर दिया, बी कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो तुरंत। तो आप बताइए कि ए का क्या होगा? 9 नवाई 81 ना होता है, 81 टाइम्स ये बढ़ जाएगा, बी कम होगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो स्मार्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, वो इसमें से कुछ बनाने नहीं जाएगा, वो क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ेगा, उसके बाद उसको पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर स्क्वायर की बात उसको पता है। क्या मतलब हुआ कि अगर Q1 5 गुना बढ़ा तो फोर्स भी 5 गुना बढ़ जाएगा, चाहे Q2 5 गुना बढ़ा तो फोर्स भी 5 गुना बढ़ जाएगा ना। लेकिन अगर ये बढ़ेगा 5 गुना तो फोर्स 25 गुना कम हो जाएगा। तो क्या करेगा, पुराना वाला फोर्स लिख लेगा, F लिख लेगा, क्या करेगा, और उसके बाद देखेगा क्या क्या बदलाव हुआ है। तो बताओ Q1 के साथ क्या हुआ है? 4 गुना बढ़ गया है, इसका मतलब फोर्स में 4 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद Q2 के साथ क्या हुआ है? Q2 के साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं ना हुआ है, इसका मतलब फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या हुआ है? तो इसको 3 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स पूरे बाई 9 नहीं है, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो वो लोग ऐसे सोचता है, वो लोग अगर ये सब बनाने लगेगा तो उतना फुर्सत नहीं रहता है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना होता है, 1 मिनट से ज्यादा आप किसी क्वेश्चन को एवरेज देखा जाए तो नहीं दे सकते हैं। हालांकि बायोलॉजी में से टाइम निकाल के फिजिक्स को दिया जाता है ना, लेकिन फिर भी क्लियर है। ये दोबारा समझाऊं क्या? पहला चार्ज 4 गुना बढ़ा, चार्ज कितना गुना बढ़ा, और फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो चार्ज 4 गुना बढ़ेगा तो फोर्स भी, तो इसीलिए पुराना फोर्स को 4 गुना बढ़ा दीजिए। लेकिन डिस्टेंस जो है वो 3 गुना बढ़ गया, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यानी इसको 3 गुना बढ़ाओगे तो ये 3 का स्क्वायर यानी कितना, 9 गुना कम होगा। तो 9 गुना कम करने के लिए भाग में दे देंगे 9 से, आगे पूरा हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, ये AI जो यही मेन कहलाता है उसका क्वेश्चन। Two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charge in them repel each other with a force of कितना, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर, दोनों का रेडियस इक्वल है, ठीक है बाबू, तो अंडरस्टूड है, मान लेना। कैरिंग इक्वल चार्ज, जो चार्ज कितना नहीं ना दिया हुआ है अपने से मान लेते हैं, Q और Q, कुछ ना दिया रहे और आपको लगे कि इसकी जरूरत है तो वो हम अपने से मान लेते हैं। आप देखिएगा आगे चल के वो खुद ही कट जाएगा, एक्चुअली वो कटने वाला होता है ना, इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी नहीं देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बीच का डिस्टेंस भी नहीं दिया है, बोल रहा है व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, तो एक काम करिए ना, सम डिस्टेंस भी मान लीजिए, बोलिए, मतलब मैं होता तो मैं यही करता, पता नहीं आप क्या करिएगा। अब दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे F फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा है, तो बता दीजिए ना लगे यहाँ तो F बराबर कितना हो, K Q1 Q2 का Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है a third spherical conductor having same radius, तीसरा कंडक्टर लेना है, उसका रेडियस क्या होना चाहिए, क्या बात है, हाँ, सेम रेडियस एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज, माने जितना, अच्छा इसका नाम है शायद B है, इसका नाम क्या है, तो जरूर तीसरा का A होगा, हाँ लेकिन नाम नहीं दिया है, भाई नाम उसका दिया है, कहाँ नाम दिया है, छोड़ो ना, हटाना, हम लोग को समझो। एक तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर लेना है जिसका रेडियस उतना ही होना चाहिए जितना किसका है, B का है। देखो तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, उसका रेडियस कितना होना चाहिए जितना B का है, और है कि ब्रॉट इन कांटेक्ट विद B, ले आके B से सटा देना। तुम बताओ बाबू, अनचार्ट स्फीयर है जिसका साइज उतना ही है जितना इसका है, उसको लेकर सटा देंगे, तो सटा के जब हटाएंगे तो क्या होगा, चार्ज ज्यादा तो हो जाएगा,
यानी तुमको समझ में आ रहा है कब इसमें चार्ज रहेगा q/2, मेरे हाथ वाले में भी है q/2। हाँ, इसमें कितना है? अब देखिए, तो इसमें तो अब तो q/2 ही ना बचा, और जिसका नाम था b ना बाबू। अब पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद क्या, वो अब इसको फिर ले जाके किससे सटाना है? c से सटाना है। मैंने कहने का मतलब है कि c जिस पर पहले कितना चार्ज हुआ करता था q, इससे अब ले जाके सटाना है। बोलिएगा जब तो सटाने के बाद क्या होगा? टोटल चार्ज का आधा इस पे आधा उस पे, और टोटल चार्ज है कितना? तो इस पर है q और मेरे हाथ वाले पे है q/2, तो टोटल चार्ज हो गया q प्लस q/2 का मतलब 3q/2। तो 3q/2 का आधा इस पर रहेगा और आधा मेरे हाथ वाले पर रहेगा। आप समझे? करना क्या है, q प्लस q/2 का आधा इस पर रहेगा। तुम लोग हमको पढ़ा रहा है, गजब बात है। 10वां साल ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बच्चों कि मेरे हाथ इसे जब हम सटा के लिए आए थे तो मेरे हाथ वाले पे कितना चार्ज q/2 है ना, और इसमें कितना है q है। तो जब सटाएंगे तो टोटल चार्ज का आधा इस पर आधा इस पर, तो टोटल चार्ज है कितना q प्लस q/2 का आधा इस पर, और ठीक उतना ही मेरे हाथ वाले पर भी। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3q/4, इस पर 3q/4 है। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद कह रहा है एंड फाइनली मूव्ड अवे फ्रॉम बोर्ड, और उसके बाद इसको ले जाके कहीं फेंक आई, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो डिस्टेंसवा तो वही ना रहा रे बाबू। बोल रहा है कि द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बी एंड सी। आप बताइए अब इन दोनों के बीच में लगने वाला नया फोर्स ऑफ रिपल्सन, मान लीजिए वो F डैश है, तो वो F डैश कितना है? तो कोई बात नहीं, हम लोग लिखते हैं F डैश K Q1 की जगह पे q/2, बाबू Q2 की जगह पे 3q/4 डिवाइडेड बाय r² तो रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, यहाँ से 3 और नीचे में क्या है 8 ना है, तो 3/8 k q² डिवाइडेड बाय, अब k q²/r² की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग f लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे अगर f, तो f डैश हो जाएगा 3/8 f। ऐसा कोई ऑप्शन है? 3/8 f कौन सा है? 3/8 डी नंबर ऑप्शन हो गया। ये आपको नहीं समझ में पहले ले जाके इससे सटाए थे, तो इसमें भी q/2 उसमें भी q/2, उसमें q/2 बचा वो लिख दिए, अब फिर ले जाके इससे सटा दिए, तो टोटल चार्ज का आधा उसमें आधा इसमें, टोटल चार्ज है कितना q प्लस q/2, आधा आधा हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको भी अगर आप चाहते हैं ना, सुनिए, तो हम एक लाइन में बना सकते हैं। एक लाइन में कैसे बना सकते थे, लेकिन फोटो तो खैर बनाना ही पड़ेगा, ये सब तो लाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, पुराना वाला फोर्स एफ लिख लेंगे और देखेंगे Q1 का क्या हुआ है। तो Q1 1/2 टाइम्स हो गया है, तो फोर्स भी 1/2 टाइम, मैंने मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 भी होता है और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 भी होता है। तो Q1 जितने टाइम्स होगा फोर्स भी उतने ही टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया है 1/2 टाइम्स, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया है, ये 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस के साथ कुछ नहीं हुआ है, तो बस हो गया, यही आंसर हो गया। बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 3f डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। सही है? चलिए, कहता है कि कौन, ये एनसीईआरटी का है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज कितना? -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज कितना? What is the distance between the two spheres? What is the force on the second sphere due to the first? ये हो गया तुमसे? दो को स्फीयर है, एक पे चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम और एक पे चार्ज कितना है -0.8 माइक्रोकूलम ना जी। अब बीच का सेपरेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपने से हार मान लेते, सॉरी माइक्रोकूलम नहीं, माइक्रोफैराड का
माइक्रो कूलम। अब बताइए कि दोनों कर क्या रहा है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, कितने का 0.2 न्यूटन का, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही ना कर रहा हो। और ये F हमको दिया हुआ है कितना 0.2 न्यूटन। तो बताइए F का फॉर्मूला क्या होता है, A Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब F की जगह पे 0.2 रखा जाए, बोलो बाबू। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा रोको 0.2 न्यूटन रखा जाए, K की जगह पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं Q1 की जगह पे क्या रखे 0.4, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻, बोलो 6। चलो Q2 की जगह पे क्या रखा है, माइनस रखूं मैं? क्या बात करते हो यार, ये मैंने बकायदा समझाया था कि जब हम सिर्फ 4 का मैग्नीट्यूड लिख रहे होंगे तो चार्जेस के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बाबू Q1 भी पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, Q2 भी, क्योंकि वेक्टर का नेगेटिव साइन उसका मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं होता है, उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। हम खाली क्या लिखेंगे 0.8, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 ना जी। चलिए कूलम हो गया, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ना, r स्क्वायर कर लेंगे, क्या हमसे ये नहीं सॉल्व हो जाएगा, काट छांट अपना करिएगा, आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो एक बात बताइए, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कितना आ रहा है इसका आंसर, मतलब ठीक है r स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, 0.2 को कहाँ लेके जाएंगे, और बहुत आसान सा कैलकुलेशन होगा, और उतना नहीं होगा तो फिर बेकार है पढ़ना लिखना, है कि नहीं। r कितना है 12 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो पहला दूसरे पे अगर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा है तो दूसरा भी पहले पे 0.2 न्यूटन लगाएगा। अरे बोलिए बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए वो बताइएगा, ठीक है ठीक है। देखिए कहता है कि टू सिमिलरली equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force of कितना 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो चलिए हम लोग दो स्फीयर्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं ये A है और इसको कह देते हैं कि ये B है। काम करिए इसको थोड़ा सा दूर ड्रॉ करिए, इसको हम लोग क्या कह देते हैं B कह देते हैं। बीच का सेपरेशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम खुद से मान लेते हैं कुछ R मान लेते हैं। अच्छा दोनों का चार्ज दिया है क्या, चार्ज तो नहीं दिया है, लेकिन इतना बोल रहा है कि इक्वली चार्ज हैं, तो इसको भी Q और इसको भी Q दे देते हैं। लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे को जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं उस फोर्स का अमाउंट है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ये चीज दिया हुआ है। चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। और थर्ड आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर C, अब एक तीसरा चार्ज स्फीयर लेना है, कौन सा, अच्छा अनचार्ज है, हाँ आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर लेना है C। आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हो, मतलब जितना साइज इनका होगा उतना ही साइज उसका भी होना चाहिए, तो बराबर साइज का होना चाहिए। इज टच्ड टू A, अच्छा उसको A से ले जाकर टच करा देना है, तो बताओ A से टच करा दोगे तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, अरे ये अनचार्ज था शुरू में और इस पे चार्ज कितना है Q है, हमने टच करा दिया तो इस पे आ जाएगा Q/2। अब मेरे हाथ वाले पे है Q/2, बढ़िया है। तो एक नया फोटो बनाया जाए, बताइए इस A वाले पे कितना आ गया Q/2, अच्छा और मेरे हाथ पे जो है उस पे कितना है Q/2 है, और इसके साथ शायद कुछ नहीं किया गया है तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, और इस पर तो Q ही ना रहेगा। अब देखिए क्या कहता है, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। अच्छा मैंने पहले टच कराना है और ले जाके बीच में रख देना है, लैंग्वेज समझ में आता है ना, तो बीच में ले जाके रख देना है, तो बीच का मतलब एकदम बीचों बीच। तो ये जो C नाम का स्फीयर है जो कि मेरे हाथ में पहले था उस पर कितना चार्ज है Q/2 चार्ज है,
ना बाबू? अच्छा, तो इस पूरे डिस्टेंस को अगर आर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, और इसको भी बोलेंगे r/2। और हमको ये पता करना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। सही है। चलिए पहले तो ये बताइए कि इस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे। 2 लोग। ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। सब एक दूसरे को एक्चुअली रिपेल कर रहा है, लेकिन हमको तो इस पर का नेट फोर्स चाहिए। चलिए बढ़िया है। तो एक बात बताइए, अगर ये इसको जो रिपेल कर रहा है उस फोर्स को हम लोग F1 बोल दें, तो ये इसको जो रिपेल करेगा उसको हम F2 बोल दें, तो कौन बड़ा है, F1 की F2? अच्छा, तो ये मैंने बड़ा क्यों ड्रॉ कर दिया, ये पता नहीं चला। ये गलती से बड़ा ड्रॉ कर दिया क्या मैंने? तो क्यों मैंने बड़ा ड्रॉ किया इसको? क्योंकि यहां Q/2 को कौन रिपेल कर रहा है? Q/2 कितना फोर्स लगा के, और Q/2 को Q रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे Q/2 रिपेल कर रहा था और यहाँ पे Q रिपेल कर रहा है, तो कौन ज्यादा चार्ज है? ये ज्यादा चार्ज है, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। बोलिए। चलिए बढ़िया है। तो हमको अगर नेट फोर्स चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, F नेट के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हम लोग F2 माइनस F1 कर लेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो F है उसका फॉर्मूला कितना आएगा, K Q1 Q2 का मतलब Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बोलिए। और ये अलग बात है कि हम इस F की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं कि F2 कितना होगा। तो बाबू F2 किसने किस पर लगाया है, इसने इस पर लगाया है, तो फॉर्मूला होगा K Q1 Q2। तो Q1 Q2 में एक चार्ज वो होता है जो फोर्स लगा रहा होता है, और एक चार्ज वो होता है जिस पे फोर्स लग रहा होता है। तो चलिए हम इसको Q1 मान लें और इसको Q2 मान लें, तो Q इंटू Q/2 और डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। इसमें से आपको माइनस करना होगा F1 को। तो F1 किसने किस पर लगाया है, तो इसने इस पर लगाया है। अब बोलिए। तो आप लिखिएगा K Q1 की जगह पे भी Q/2, Q2 की जगह पे भी Q/2 और डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ठीक तरीके से इसको कैलकुलेट करिए और बताइए क्या मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो बाबू ये नीचे में 2 है ना, और यहाँ नीचे में क्या है, 4 है। अरे 2 का स्क्वायर 4 ही ना होगा, तो ये 4 कूद के सबसे ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला 2 ऊपर वाले 4 को काटेगा और आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। बोलो। तो ये हो जाएगा 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ये बताना तो 1/2 है, 1/2 है, और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर है। अब लो, तो कट नहीं जाएगा। अरे बोलो ना। हाँ, ये Q/2 में से हम 1/2 निकाल सकते हैं ना, और यहाँ से भी 1/2 निकालिए, तो ये 1/4 हो गया। और नीचे में भी देखा जाए तो 1/4 है, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, और ये मिलेगा बस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब बताइए 2KQ स्क्वायर में से KQ स्क्वायर 2KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर में से KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर घटाओगे तो कितना मिलेगा, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर ही ना मिलेगा। और बताओ ना KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर कितना है, F है, तो ये F ही होगा। और F की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कुछ और नहीं, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 न्यूटन ही लगेगा। जितना ये दोनों अभी फिलहाल एक दूसरे पे लगा रहा है ना, ये दोनों मिल के इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। हो जाएगा। एक बार देखिए, और अगर आप बोलिएगा तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा। ये बना था आप लोगों से, कितने लोगों से हो गया था? ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया? ये दोबारा समझना है? हाँ बोलिए। दोबारा समझना है। लेट से तुम लगाया इसीलिए, शुरू से ये क्वेश्चन देख रहे हो, लेट से आया इसीलिए ना। नहीं बताऊंगा मैं, लेट से आओगे तो मैं बताऊंगा। सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है, पंडित जी फिर से। अगला देखिए, कहता है फ्री पिथ बॉल, नाम है उसका A, और उसका मास कितना है, 8 ग्राम है। पिथ बॉल समझते हो,
अरे वो झालर पहले आता था जिसमें पाइप होता था, फूल होता था, सफेद सफेद गोल गोल सा, हाँ, जो टूट जाता था, उड़ाते थे हम लोग, हाथ में से रख के फूकते थे, अंदर ही अंदर घूमता था। हाँ, तो फोम का बना, थर्मोकोल का बना हुआ हल्का सा बॉल होता है। तो वही कोई पिथ बॉल है जिसका मास कितना है, 8 ग्राम है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इतना। तो एक काम करिए, पिथ बॉल ड्रॉ करिए, बताइए इसका मास कितना है, 8 ग्राम ना बाबू। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बनेगा। तो इतना केजी हो जाएगा। पता नहीं तुमको समझ में आएगी कि नहीं। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना होगा ना। और क्यों हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि किलोग्राम मास का ऐसा यूनिट होता है, इसलिए जरूरी है। चार्ज कितना है इस पे, 5 × 10⁻⁻8 कूलम, हो तो कूलम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल बी, माने एक और दूसरा पिथ बॉल लेना है बी और उसको कुछ चार्ज देना है। तो बोल रहा है कि कितना चार्ज दें और किस नेचर का चार्ज दें, मतलब पॉजिटिव चार्ज दे कि नेगेटिव चार्ज दे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बिलो दी फॉर्मर, यानी यहां से 5 सेंटीमीटर आपको उसको कहां रखना है। ये अगर ए है बाबू तो ये कौन होगा, बी होगा। अरे बोलो ना, हाँ। सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, आपको यहां पर एक ऐसा पिथ बॉल रखना है जिसको कुछ चार्ज दे देना है और ये रेस्ट में आ जाना चाहिए। तो एक बात बताओ, इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। धरती नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो हमेशा लगाएगा। तो अगर मान लीजिए यूं ही छोड़ दिया जाता तो नीचे गिर जाता, लेकिन इसको लाके रखने से अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये इस पर कहां फोर्स लगाएगा, ऊपर लगाएगा। तो आप बताइए कि कौन सा फोर्स लगाएगा अगर आपने इसको कुछ चार्ज दिया है तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के तो ये भी इसको खींचेगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के ही ना ये इसको रिपेल कर सकता है। तो ये फोर्स कोई और नहीं, ये तो होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलिए, वेरी गुड। अब बताइए कि इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। भले हम उसको Q डैश बोल दें, लेकिन होना तो पॉजिटिव ही चाहिए, तब ना पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना बाबू। और इस पर नेट फोर्स 0 आ पाएगा। तो फॉर एफ नेट बराबर कितना, 0। ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होना चाहिए किसके, mg के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2/r²। चलिए लिखते हैं हम लोग, k q1 की जगह पे q लिख दिया जाए, q2 की जगह पे q डैश लिख दिया जाए, वेरी गुड, और डिवाइडेड बाई r²। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि r जो है वो 5 सेंटीमीटर, अरे तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻² होता है ना, तो 5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए बराबर m × g। अच्छा हमको निकालना क्या था, हमको q डैश ना निकालना है, तो q डैश निकालना है तो बाकी लोगों को उधर लेके जाइए। तो बताइए q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा mg × r² और डिवाइडेड बाई k × q हो जाएगा। वैल्यूज पुट की जाए तो बताइए m की जगह पे कितना, 8 × 10⁻⁻3। और सुनो, मैं कहीं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लास्ट में लिख दूंगा कूलम ना बाबू, क्योंकि हम सबको ऐसा यूनिट में ही ना रखने जा रहे हैं। अच्छा जी की वैल्यू कितनी, अब दिया तो नहीं हुआ है तो 9.8 मानना चाहिए, लेकिन चलिए हम लोग कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। आर कितना है, 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब बाबू क्यू दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻⁻8। हमको लग रहा है आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। 5 से 5 तो एगो 5 कटेगा, लेकिन एगो 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर है तो कटेगा, लेकिन फिर भी एगो 5 तो रहेगा ना। हाँ ठीक है। और उसके बाद बताओ, बाकी तो कुछ ऐसा कट छट नहीं रहा है, देखते हैं क्यू डैश कितना आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा 8 ना, 8 पचे कितना, 40 हो गया, तो ऊपर 40 कर लो और नीचे में क्या बच जाएगा, 9 बचेगा, इनटू ये 10⁻⁻4 और 10⁻⁻3, 10⁻⁻7 इंटू 10 करोगे तो 10⁻⁻6 और नीचे में है 10⁻⁻,
चलो ये ऊपर वाला लिख लेता हूँ, 10 टू द पावर 6 ना आया था, अच्छा -6 आया था, वेरी गुड। और नीचे में बताना तो, अच्छा खाली 10 ही आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -7 बना देगा इसको। 40/9 कितना होगा, लगभग 4.4 के आसपास आ रहा है। चलो ठीक है, 4.4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, क्या बोलते हो? तो इतना आंसर हो जाएगा आपका क्यू डैश। अच्छा इसको माइक्रो में अगर कन्वर्ट करना है तो माइक्रो में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -6 यहाँ रहेगा, और 10 टू द पावर -1 इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा 0. कितना 44 माइक्रो कूलम। अब पता नहीं आंसर क्या दिया हुआ है, 4.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस उतना दिया हुआ है। अच्छा तो तुम घबरा रहे हो क्या, वो 9.8 लोगे तो आ जाएगा 4.36, अदरवाइज 4.4 4.36 में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे हमको बस ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट करा देना था। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर, हो जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तो आपको करना है। हाँ हवा पानी, आगे बढ़े क्या? चलो ठीक है, ये किससे हुआ है ये बताओ, ये किससे हुआ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा है कि मैंने इसको लेवल 2 में डाल दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है पता है? सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 आदमी से हुआ है, कैसे बनाए हो? हाँ, और क्वाड्रेटिक आया होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व किए होगे। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ 2 चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम ना बाबू। तो मान लो कि एक चार्ज है तुम्हारा Q1 और दूसरा चार्ज कौन सा है, Q2 है। तो एक चीज बता दिया कि Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए, 7 माइक्रोकूलम होना चाहिए। दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ कितना, 1 न्यूटन। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और फोर्स कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन। तो यह बराबर हो जाएगा आपका 1 न्यूटन। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन कहाँ, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। तो R भी हमको दे दिया हुआ है 30, असेंटिंग मतलब 10 टू द पावर माइन, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। दिखाई दे रहा है ना, बोलो ना। चलो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। Q1 प्लस Q2 कितना दिया हुआ है, 7 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, बोलिए। चलिए ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। आपको बताना है कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। तो एक डेटा तो हमको दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम, और एक डेटा हम इस फोर्स के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बोलो इसको इक्वेशन नंबर चलो 1 कहते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है ना। तो बताइए F की जगह पे कितना, बोलो 1 लिख देते हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं ना, इस कैलकुलेशन में हम यूनिट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिट टेंशन देता है, किसको काटा जाए किसको छाटा जाए। तो हटाओ, खाली माइक्रो लिखा जाए। अब माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर कितना होता है, -6। तो लिखिए लेते हैं हम लोग, इंटू 10 टू द पावर माइनस, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, ये अंडरस्टूड होगा ना कि चार्ज है तो कूलम में ही होगा, डिस्टेंस होगा तो मीटर में ही होगा, फोर्स होगा तो न्यूटन में ही होगा। तो छोड़ देते हैं। तो F की जगह पर बस हम कितना लिख लेते हैं, 1। K की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बाबू Q1 Q2 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमको नहीं पता है और यही तो हमको निकालना है। और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का मतलब हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। अरे होगा ना। चलो एक काम करो, इसको तुम इधर लेके जाओ, बोलो। अच्छा है, बताओ ना 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 से 9 ऐसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा तो ये 10 टू दी पावर -2 रहेगा, और 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाके इसको बना देगा 10 टू दी पावर 11, और 10 टू दी पावर 11 जब इधर आएगा तो वो आके बनेगा 10 टू दी पावर -11, क्योंकि 10 टू दी पावर 11 नीचे ना जाएगा, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 टू दी पावर -11। यानी हमको एक और चीज मिल गया कि Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -11। बोलो ना। अच्छा रुको एक मिनट, मैं सोच रहा हूं कि ये 10 टू दी पावर -11 को मैं 10 टू दी पावर -12 बना दूं। पता है कहें, कहे कि चार्ज माइक्रो में आएगा, और माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6 होता है। तो अगर इसको मैं 10 टू दी पावर -12 बनाऊंगा ना, तो वो हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक 10 देना होगा, नीचे भी तो एक 10 देना होगा।
तो नीचे वाला 10 इसको बना देगा, हाँ, और ऊपर वाला 10 रह जाएगा, नीचे वाला 10 इसको बना देगा 10 टू दी पावर माइनस। पता नहीं तुमको समझ में आएगी नहीं बाबू। ये 10 इससे मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली 10 टू दी पावर माइनस 11 बनेगा ना। तो चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 2। अब सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका ये है कि हम यहां से Q2 की वैल्यू निकाल लें। तो Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, इतना माइनस Q1, और उसको लाके यहां पुट कर दें। बोलो ना, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस कितना Q1, फिर इस Q1 को अंदर भेजोगे। बोलो बाबू, इसको इधर लेके आओगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ऐसा ही शायद आप लोगों ने किया भी होगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, और वो तरीका है एक फॉर्मूले का यूज। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप 4ab घटाइएगा ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। कैसे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें से तुम अगर 4ab घटा दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये कहीं लिख लो तो जल्दी से। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो कैसे मैं इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पर a और b की जगह Q1 और Q2 ना है, तो मैं लिखूंगा बाबू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। लिख सकता हूँ क्या? चलो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 ना बाबू, और उसका स्क्वायर ना करना है, माइनस 4, और Q1 इंटू Q2 भी दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। बोलिए, चलिए अब देखिए, बताइए तो कितना आ रहा है ये, 49 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 माइनस 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, और ये हो गया हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए, अरे ये 49 इंटू हाथी माइनस 40 इंटू हाथी कितना होगा, 9 इंटू हाथी जा। हाँ, चाहे हम तो कॉमन भी ले सकते हैं ना, 10 टू दी पावर माइनस 12 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 49 माइनस 40 कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये बन जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, और ये हो गया आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, और यहाँ से हमको मिला Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू रूट बनेगा ना, तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6। क्लियर है? अब आप बताइए कि एक इक्वेशन है जिसमें Q1 प्लस Q2 है, और एक इक्वेशन मिला जिसमें Q1 माइनस Q2 है। क्या हम धीरे से दोनों को जोड़ दें? जोड़ देंगे तो ये Q2 प्लस में है और ये Q2 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। Q1 और Q1 मिलकर कितना, 2Q1 होगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ोगे तो 2Q1 बराबर, बाबू Q1 और Q1 मिलकर 2Q1 नहीं होगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर ये 3 होगा। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड। हाँ सुनो, तो 2Q1 बराबर कितना होगा, ये 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 है, और ये 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 है, तो कितना हो जाएगा, अरे 7 और 3 कितना होता है, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और ये 2 जाके इसको काटेगा तो ये बन जाएगा Q1 बराबर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। जाहिर सी बात है, अब हम ला चुके हैं तो कूलम लिख सकते हैं। इसका मतलब मिला जुला के Q1 कुछ और नहीं है तो 5 माइक्रो कूलम है। तो अगर Q1 5 माइक्रो कूलम है तो Q2 कितना होगा, Q1 प्लस Q2 7 माइक्रो कूलम था। हाँ, तो सिंस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना, 7 माइक्रो कूलम, तो Q1 के जगह पे 5 माइक्रो कूलम रख लो, तो 5 माइक्रो कूलम प्लस Q2 इज इक्वल टू होगा 7 माइक्रो कूलम। इसका मतलब Q2 कितना हो जाएगा,
2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, सही है। तो 5 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आंसर है, ठीक है। अरे हो जाएगा ना, हालांकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी हो जाता, लेकिन ना कभी कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना थोड़ा दुखदाई हो जाता है। अगर ढंग से मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इस तरीके से करिएगा तो हमेशा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। ये दोबारा समझना है क्या? ठीक है, चलिए ठीक है। कल हम लोग तीसरा नंबर डिस्कस करेंगे, ईमानदारी से बनाते जाइए।